हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10 गणित में आए हुए 2024 का पेपर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 में भी मैंने देखे प्री बोर्ड में आए हुए हैं, तो इससे सॉल्व करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन हमारे 2026 गणित के पेपर में बोर्ड परीक्षाओं में यूपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे बोर्ड परीक्षाओं स्टेट बोर्ड में आएगा। तो चलिए हम दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो जैसे दिया गया है, गणित 2024 का है, 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, 70 नंबर का पेपर होता है। तो प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। तो ये सारी जो भी कथन लिखे हुए निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देशों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को पढ़ लेना। हम लोग सीधे आगे चलते हैं। तो जैसे दिया गया है मेरे पास खंड आ दिया गया है, खंड आ से हम लोग सॉल्व करेंगे। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है, तो ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है कि एक, पहला नंबर, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। अब एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात मतलब जिनकी 3 घात होती हैं, तो उनके शून्य कितने होंगे। देखो, अगर बहुपद के 2 घात हैं तो शून्य 2 होंगे। अगर त्रिघात है मतलब 3 घातें हैं, कोई भी 3 घात हैं, तो उसमें शून्य 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ से जो मेरा आंसर आ जाएगा वो होगा इसका 3 नंबर। तो 3 नंबर जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब दिया गया संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड मुझे बताना है, तो आगे लिख लेते हैं। देखो, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 का गुणनखंड बताना है। 140 का गुणनखंड, इनको इनको गुणनखंड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7 और 7। तो ये मेरे इनके गुणनखंड है। अब इनको अगर लिखेंगे तो 2 की स्क्वायर और 5 इंटू 7 आया। तो इसके हिसाब से देखेंगे मेरा ऑप्शन कौन सा है। तो 2 का स्क्वायर 5 और 7, तो 2 नहीं, 5 स्क्वायर नहीं, ये भी नहीं। आंसर नंबर सी आप देख रहे हो, तो आंसर नंबर सी ही जो रहेगा वो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी को टिक कर लेंगे हम लोग। तो आंसर नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस में। अब जैसे कि मेरे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। हमें इन चारों में संबंध बताना है। तो भाज्य, भाजक, भागफल एवं संबंध में क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि भाज्य जो होता है मेरा अंदर का भाग होता है। जैसे जो भाग देते हैं, जैसे 8 से मैंने कहा कि 24 को भाग दो, है ना, 24 को नहीं 25 को भाग दो मान लो। ठीक है, तो ये जो होता है ये मेरा भाज्य होता है, जिससे देते हैं वो भाजक होता है। अब 8 से 25 को भाग देना तो 8 त्रिक 24 जाएगा, है ना, तो एक बचेगा, ये मेरा भागफल होता है, ये शेषफल होता है। तो यहाँ पर जो संबंध बनता है इन तीनों का, वो बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब अगर हमें ये भाज्य निकालना है तो हमें इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा और जो आएगा उसको एक जोड़ देंगे। तो संबंध सी, तो ऑप्शन नंबर मेरे पास सी, तीसरा नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x -6y + 1 = 0 की युग्म का हल होगा। हमें इनके युग्म का हल बताना है। ठीक है, तो युग्म का हल बताने के लिए आप लोग देख सकते हो कैसे। देखो, ये मेरे पास समीकरण दिए गए हैं, इनसे युग्म के हल निकालने हैं। तो कैसे दिया गया है, x + 2y + 5 = 0। ठीक है, दूसरा दिया गया है -3x -6y + 1 = 0। तो देखो, इनमें से क्या होता है, इनके जो गुणांक होते हैं, ये जो अचर चर नंबर सॉरी अचर होते चर नंबर होते हैं x y, इनके गुणांक, तो इसका गुणांक 1 है, उधर से x का गुणांक -3, उसको नीचे लिखते हैं तो -3। इधर से y का गुणांक 2 है, उधर से उसका गुणांक -6 है तो इसको लिखते हैं। इधर से इसका गुणांक 5 है, उधर वो 1 है तो वो रहेगा। अब 2 से ये जाएगा तो आ जाएगा 1/-3। तो यहाँ पर इनका संबंध क्या लगता है, तो देखो ये इसके इक्वल है, लेकिन ये इसको इक्वल डज नॉट इक्वल है ना। तो 1/-3 1/-3 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इनका जो गुणांक आएगा, अद्वितीय हल नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल भी नहीं होगा, इनमें से होगा उपर्युक्त में से कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सारवंतर होगा। तो हम सारवंतर निकालने के लिए क्या होता है कि हमें पीछे वाले से आगे वाले को घटा देना, मतलब -1 में माइनस और ये ब्रैकेट में माइनस दिया है तो इसको घटाना है। तो क्या आ जाएगा, तो -1
सॉरी, इधर कॉपी में कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि -1 से हमें -5 को घटा देना है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -1 + 5 बराबर 4। तो 4 जो होगा वो मेरा डी होगा, सारवंतर। ठीक है, 4 क्या होगा, वो मेरा सारवंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधकर होगा। देखो यहाँ बोला गया है कि ये 0 के बराबर है। अब 0 के बराबर है और ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका विविधकर का फॉर्मूला क्या लगता है, b² - 4ac होता है। तो b² - 2ac गलत, b² + 4ac गलत, तो b² - 4ac। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लगता है ना। मेरे पास यहाँ पर दिए गए हैं 2, 3 और दिया गया है 4, 1। ठीक है, तो ये मेरे पास x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो x2 - x1 मतलब 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लगेगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 2 का होल स्क्वायर, माइनस ये -2 का कोई बात नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 4 + 4 8, और इसको तोड़ेंगे तो 2√2 निकलेगा। क्या निकलेगा, 2√2। तो ऑप्शन नंबर मेरा इसमें देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास बी नंबर जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब 8वां नंबर देखते हैं। एक द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल्य बराबर है तो m का मान होगा। कहा गया द्विघात समीकरण है ये, और ये 0 के बराबर है, तो इसके मूल बताना है। मतलब इसके मूल बराबर है, मतलब ये 0 भी बराबर, मूल भी बराबर, तो m का मान क्या होगा। अगर ये 0 के बराबर है तो इसलिए क्या होता है, आपने 6 नंबर में देखा तो फॉर्मूला लगता है b² - 4ac = 0 होगा। मूल बराबर है तो ये जो है 0 के बराबर होगा, तो वहाँ से m का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो होगा मेरे पास, जैसे को पहले ये दिया था मेरे पास 3x² - 12x + m = 0। तो यहाँ से हम लोग पहले मान निकालते हैं। a बराबर क्या होगा, 3 होगा, b बराबर क्या होगा, -12, और c बराबर क्या होगा, m। ठीक है, तो b² - 4ac का फॉर्मूला लगाओ, बराबर 0 रखो। तो b कितना है, -12 का स्क्वायर -4, a कितना है 3, और ये कितना है m। ठीक है, आगे लिखते हैं, इसी के आगे लिख देते हैं। तो -12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, -4 12 m। ठीक है, बराबर 0 भी था। ठीक है, यहाँ भी 0 था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 144 को उस साइड भेज देना। तो यहाँ से आ जाएगा 12m बराबर -144। 12 से 144 को काटेंगे तो माइनस भी चला जाएगा, तो आएगा मेरे पास 12। तो m बराबर मेरे पास आ जाएगा 12। तो यही मेरा सही आंसर रहेगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो क्वेश्चन में देखते हैं m की वैल्यू दी गई है, तो m जो होगा मेरा 12 आएगा। तो क्वेश्चन आंसर नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इनके सवाल के हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है। अब समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिनकी सारी भुजाएं समबाहु हैं, समान है ना। सारी बाहु, उनकी सारी भुजाएं क्या है, समान है। तो उसके शीर्षलंब की लंबाई हमें बतानी है। शीर्षलंब की लंबाई, जैसे कोई त्रिभुज है ऐसा, है ना, उसकी शीर्षलंब ये लंबाई मुझे बतानी होगी, है ना। तो आगे करते हैं। तो भुजाएं मेरे पास दी गई है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है आपको बताता हूँ। तो इससे हम लोग कैसे करेंगे, तो शीर्ष लंब की हमें लंबाई निकालनी है। तो देखो क्या लगता है इसमें भुजाएं, शीर्ष लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। शीर्ष लंब की भुजा का फॉर्मूला लगता है √3/2 ए क्या होती है, ये मेरी भुजा होती है। अब भुजा यहाँ पर क्या है, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। तो √3/2, यहाँ पर भुजा है 2a, तो 2 से 2 खत्म, तो मेरे पास क्या आ गया, a√3। तो यहाँ से कितना निकला मेरे पास, a√3। तो ये मेरे पास आंसर होगा। तो a√3 ही मेरा इसका सही आंसर होगा। तो a√3 मेरा कौन सा होगा, तो a√2 गलत, a2√3 गलत, a√3। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ। निम्न सारणी का माध्य होगा, हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए हम लोग कैसे, वो f f1
x1 अपॉन जो बारंबार तो होते हैं उससे हमने भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या एक्स बार की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो x1 तो f1 से भी भाग दे देना है, ठीक है। तो हमें कैसे निकालना है, तो सबसे पहले ये दी गई है, बारंबारता बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले बारंबारताओं को जोड़ देना है। तो देखो 3 2 5 4 9 2 11 3 14, तो इसकी बारंबारता कितनी आएगी, मतलब जोड़ के 14 आएगी, ठीक है। मतलब f1 की वैल्यू 14 आएगी। हमें f1 x1 निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं, तो देखो f1 x1 क्या होता है मेरे पास, सबसे पहले तो हमें x1 निकालनी है। x1 कैसे निकालेंगे, x1 ये होता है जो अंतराल होता है, इनको जोड़ के आधा कर दो। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 का आधा 2, तो इनकी x1 क्या हो जाएगी, 2 आएगी। फिर दूसरे वाली की x1 कितनी आएगी, दूसरे वाली की x1 कितनी आएगी, पहले 2 आएगी, फिर 5 3 8, और 8 का आधा 4 आएगी। फिर 7 5 12 का आधा 6 आएगी। फिर 7 9 16 का आधा 8 आएगी। फिर 9 11 20, 20 का आधा 10 आएगी। तो ये मेरे पास x1 हो गई। तो f1 x1 करना है मेरे पास, मतलब इसमें इसका गुणा करना है। तो 3 2 6 हो जाएगा, फिर 4 2 8 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, प्लस 4 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 10 या 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सबको जोड़ दो, तो 6 8 14, 14 4 20, 14 24 38, 38 और 6 16, 16 48 6 54, 54 और 30 84, ठीक है। तो मेरे पास जो f1 x1 आएगी कितनी आ जाएगी, f1 x1 का जो जोड़ आएगा वो मेरे पास 84 आ जाएगी। और यहाँ से f1 कितनी थी मेरे पास, 14 थी। तो 1484 को काटेंगे तो आंसर नंबर 6 आ जाएगा। तो आंसर 6 आएगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं आंसर नंबर क्या 6 दिया है। तो A 2 B 4 5 6, तो डी नंबर मेरा करेक्ट सही आंसर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो 11 दिया है, साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री का मान होगा। तो देखो यहाँ पर क्या निकालते हैं, साइन 27, तो साइन दिया है 27 डिग्री अपॉन कॉस दिया है 63 डिग्री। तो आप लोगों को मालूम होगा साइन 27 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस 63, है ना, अपॉन कॉस 63, ये लिख सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी यहाँ से साइन 90, ये तो साइन था ना साइन, तो साइन 90 63 लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। तो कॉस 63 आ गया, तो कॉस 63 अपॉन कॉस 63 डिग्री, तो वो कट जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितनी आ जाएगी 1। तो 1 नंबर मेरा इसका सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे। दिया है यदि कॉस ए बराबर √3/2 है तो साइन 2a का मान क्या होगा। अब देखो कॉस ए बराबर √3/2 है, तो आप लोगों को मालूम होगा कॉस ए बराबर √3/2 है ना। तो √3a/2 कॉस में किसके मान होता है, कॉस में किसका मान होता है √3a/2, कॉस 30 का मान, है ना। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू 30 डिग्री। अब साइन 2a में इसका मान रख दो, 2 × 30 करेंगे, एक ही जगह क्या रख देंगे 30, तो 2 × 30 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2 ही होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे पास, डी नंबर यहाँ से मेरे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 + tan² अपॉन 1 + cot² का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं बस 2 मिनट लगेंगे। 1 + tan² है अपॉन 1 + cot² है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस हमें डायरेक्ट क्या लिखना है 1 + tan² है। तो देखो 1 + tan² है मान किसका होता है, ये होता है sec² का, इसको काटो। और 1 + cot² मान होता है cosec² का, ठीक है। और sec के बराबर कितना होता है 1/cos² है, इसको ये उल्टा होता है ना, sec cos का उल्टा होता है, और cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। अब यहाँ साइन नीचे आएगा तो साइन ऊपर जाएगा, कॉस यहीं पर आएगा, मतलब साइन स्क्वायर है अपॉन cos² हो जाएगा। तो ये मान किसका होता है, tan² का ही तो होता है। ये साइन अपॉन कॉस किसका आंसर मान होता है 10 का, तो स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10² है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से मेरे पास डी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइन 2a बराबर
टू साइन ए हो। सत्य होगा जब ए बराबर क्या है, देखो ये कब बराबर होगा, जब ए की मतलब ए कितने डिग्री होगा तब ये कितना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखेंगे साइन टू ए मतलब साइन जो ए का मान जितना होगा तो 2 गुणा कर देंगे, और साइन ए की वैल्यू निकाल के 2 से गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ सेम आना चाहिए। तो आप लोग जानते होंगे, देखो इसका भी 1 मिनट, देखो साइन टू ए बराबर टू साइन ए कब होगा, देखो अगर साइन की वैल्यू हम लोग जीरो, सब ऑप्शन रख के देखते हैं, साइन की वैल्यू जीरो, तो साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है ना। तो साइन जीरो का मान जीरो, तो साइन टू ए बराबर टू, एक की वैल्यू कितनी होगी जीरो, बराबर टू साइन जीरो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना होगा साइन जीरो, यहाँ से भी साइन जीरो होगा, और ये टू साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो, तो टू इंटू जीरो मतलब जीरो। तो यहाँ से इसका मान जीरो होता है, इधर से मान भी जीरो, तो दोनों तरफ से ये बराबर आ गया। तो पहले ऑप्शन ही मेरे पास बराबर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। तो साइन की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, तो मेरा ये इसके बराबर सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा इसके बराबर जीरो जीरो आ गया है, तो हम लोग कर सकते हैं। अब हम तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिधि, हमें पहले इसकी त्रिज्या निकालनी होगी। मान लो ये एक सर्कल है, एक वृत्त है, तो इसके एक चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इतने भाग का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें परिधि त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 22 सेंटीमीटर परिधि दी गई है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखना बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसे दिया गया है मेरे पास क्या, मतलब 2 पाई आर, परिधि दी गई है 22 है, तो 2 पाई आर मेरे पास कितनी है, 2 पाई आर की वैल्यू थी 22 है ना, 2 पाई आर जो मेरे पास है वो 22 है। हाँ, तो अब यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकाल लेनी है। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, 22 बटे क्या हो जाएगा 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटे 7, तो 7 ऊपर जाएगा, तो 22 कट जाएगा, और तो आ जाएगा मेरे पास 7 बटे 2, तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 बटे 2, ठीक है। तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन चतुर्थांश का निकालना है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना। आर कितना है 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 रख लेंगे, हाँ 7 बटे 2 रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं, तो 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7 बटे 2 इंटू 7 बटे 2, तो यहाँ से 7 से 7 मेरा कट जाएगा, 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में, तो 11 आ जाएगा, 11 से 70 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 77/8, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास चतुर्थांश के क्षेत्रफल का आ जाएगा आंसर कितना 77/8। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कौन सा नंबर सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर देखोगे आप कि ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। तो 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि कैप्सूल संयोजन है। अब कैप्सूल कैसा होता है, कैप्सूल आप लोग जानते हो कि ऐसा बना होता है, मतलब उसमें बेलन भी होता है, उसके सिरों पर क्या होते हैं 2 अर्धगोले होते हैं ना, ऐसा कैप्सूल होता है ना, मतलब बेलन होता है, उसके सिरों पर मतलब 2 अर्धगोले होते हैं, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का संयोजन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम लोग 17 नंबर, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 और 35 है, तो माध्यक निकालना है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सवाल है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरे पास, वो फॉर्मूला लगता है मेरे पास बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला कैसा लगता है, वो बहुलक बराबर, अगर उसमें हमें बहुलक दिया होता है तो बहुलक बराबर निकालना पड़ता है, मतलब होता है क्या 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, तो ये फॉर्मूला लगता है। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें माध्यक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कॉपी में देखते हैं, ठीक है। तो माध्यक निकालना है तो कॉपी में देखते हैं, तो कॉपी में कैसे देखेंगे, तो हमें पास क्या दिया, यहाँ पर देखो बहुलक मुझे दिया, कितना बहुलक है 35 है, तो यहाँ से लिख लेते हैं आंसर क्या 35 दिया गया है, बराबर 3 गुणे माध्यक दिया नहीं गया, माध्यक को मान लो x दिया, ठीक है, माइनस 2 गुणे माध्य कितना था 32 था, तो 32 का गुणा करेंगे तो ठीक है, और इधर को इधर ले आएंगे, माइनस में था तो इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 35 + 64, 32 का 2 गुना 64 हो जाएगा ना, बराबर 3x। हाँ, तो 64 और 35 कितना हो जाएगा 9, और 6 3 9 बराबर कितना आ गया 3x आ गया ना, 3x आया मेरे पास। तो 3 से अब क्या करेंगे, 99 को डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 33।
तो मतलब माध्यक कितना निकला मेरे पास 33, तो 33 ही मेरा माध्यक आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं और करेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देखोगे कि मेरा करेक्ट ऑप्शन है 33 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्मूले से अगर बहुलक पूछे, माध्य और माध्यक दिया हो, बहुलक पूछे तो ये लगा देंगे, अगर माध्य पूछे बहुलक माध्यक दिया हो तो भी ये लगा देंगे। इससे हम लोग इधर उधर क्या कर देंगे, इक्वल के इधर उधर भेज के उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब 18वां नंबर करते हैं, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। अब देखो बारंबारती सारणी का बहुलक वर्ग निकालना है तो इसका बहुत ही ईजी सवाल होता है। तो बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा हो, सबसे बड़ा नंबर हो, है ना, तो बारंबारता में सबसे बड़ी नंबर क्या 19 है। 19 का वर्ग अंतराल कितना है 15 और 20, 15 20, तो यही बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, तो 15 20 क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 15 से 20 यही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। ठीक है, अब कह रहा है दो पासों को एक साथ उछालो, मतलब एक पासे उछालने में कितने प्राप्त होते हैं 6, दो पासों को उछालने के लिए 6 स्क्वायर मतलब 36 प्राप्त होगी। टोटल कुल प्रायिकता कितनी निकलेगी 36 निकलेगी। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता निकालनी। 10 होने की प्रायिकता मतलब 2 बार उछालेंगे तो, लेकिन दोनों बार में मतलब पहले बार अगर 2 आए, दूसरी बार कितनी आए कि उनका जोड़ जो हो मतलब योग जो हो 10 पहुँचे। तो देखो 2 और 3 आएगा तो 5 ही पहुँचेगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो देखो पहले अगर 4 आए, है ना, पहले क्या आए 4 आए और दोबारा 6 आए, तब इनका योग 4 6 मिलके 10 हो जाएगा, है ना। पहले 5 आए फिर दोबारा 5 आए तब भी 10 हो जाएगा, या फिर पहले 6 आए फिर 4 आए तब भी 10 हो जाएगा। तो टोटल बस 3 ही निकलेंगे, तो 3 ही यही निकलेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने निकलेंगे यही 3, तो 3 निकले, तो 3 में से टोटल करेंगे तो टोटल बारंबारता कितनी होती है, मतलब टोटल कुल प्रायिकता कितनी है इसकी 36 है, तो 3/36 होगा मेरे पास। तो 3/36 को डिवाइड करेंगे 3 से 36 को, तो क्या आ जाएगा 1/12, तो 1/12 ही मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। तो कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर ए नंबर ही मेरा सही आंसर रहेगा। ठीक है, अब 20 नंबर करते हैं, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो एक पासा है, पासा को एक बार फेंकेंगे तो कितनी प्रायिकता आएगी उसकी 6, 1 2 3 4 5 6, यही तो आएगा, या 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा, है ना। तो टोटल कुल प्रायिकता कितनी निकलेगी, कुल कितनी निकलेगी, कुल तो निकलेगी 6, लेकिन सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम क्या, अगर 2 आए तो सम होता है, 4 आए या 6 आए तो इसकी टोटल कितनी होगी 3। तो टोटल ये अगर 3 आए, 3 बार होगा, देखो 2 आ सकती है, 4 आ सकती है, 6 आ सकती है, तो एक बार फेंका गया तो 6 आएगी, लेकिन इनमें से ये नंबर कितने 3, तो 3/6 इसकी कुल प्रायिकता होगी, तो 3/6 1/2। ठीक है, तो 1/2 ही ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुविकल्पी भाग आके सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चन। तो अब अगले वीडियो में हम लोग भाग खंड बी करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ये, तो अगले वीडियो में इसको करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।